जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी की दुर्दशा का कारण हो, दुर्गति का कारण हो, वह नेतृत्व अगर आकर के कहे कि नहीं हमको चेयरमैन बना दो और हम जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी का सुंदरीकरण करेंगे, ये कितना हास्य। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि यदि नगर पंचायत की कमान हमारे हाथों में आई, हमारा कोई व्यक्ति चेयरमैन हुआ, हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चेयरमैन हुआ, या हमारे जैसा कोई व्यक्ति चेयरमैन हुआ, तो जिला पंचायत की ये सारी संपत्ति नगर पंचायत के हवाले होगी। विगत चेयरमैनों ने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। इस पर आपकी आपत्ति क्यों नहीं हुई? जैसे कि आपने कहा कि अभी विगत चेयरमैनों ने और आपका प्रयास एक लंबे समय से नगर के लिए रहा पड़ा हुआ है, लेकिन आप की प्रत्याशिता भी नहीं रही, मतलब कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा की बात नहीं रही, लेकिन आपका एक बैनर दिखने लगा मन की बात, और आपने सबसे पहले प्रत्याशिता न होने के बाद भी अपनी चौपाल लगाई, मंच लगाई, क्या वजह रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं KPPN न्यूज, आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। मौसम सर्द का बढ़ रहा है, लेकिन सरगर्मियां गर्मियों का एहसास करा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नगर निकाय चुनाव 2022 का। आज अपने खास शो हम तो पूछेंगे में हम बड़हलगंज के एक ऐसे चेहरे को आप सभी के बीच लाए हैं जो किसी हस्ताक्षर, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, एडवोकेट हैं, और अपनी एक अलग छवि लोगों के बीच में सदैव पहचाने जाते हैं। श्री प्रेम शंकर मिश्र जी, आइए जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में आपकी किस प्रकार की तैयारी है, क्या योजना है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां जैसे मतलब थोड़ी सी चर्चा में आई, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप की प्रत्याशिता भी नहीं रही, मतलब कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा की बात नहीं रही, लेकिन आपका एक बैनर दिखने लगा मन की बात, और आपने सबसे पहले प्रत्याशिता न होने के बाद भी अपनी चौपाल लगाई, मंच लगाई, क्या वजह रही है? मन की बात नहीं, अंतर मन की बात। मन की बात शीर्षक से तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते रहे हैं, और उनका शीर्षक चुराने की क्षमता हमारी नहीं है। हमने अपने अंतर मन की बात की, और वो इसलिए की कि मैं नगर पंचायत बड़हलगंज का नागरिक भी हूँ, मतदाता भी हूँ, और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। अब जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है, उस धरती के प्रति हमारे कुछ दायित्व बनते हैं। निश्चित रूप से नगर पंचायत का जो चेयरमैन होगा, उसके हाथों में संपूर्ण नगर पंचायत के नागरिकों का भविष्य हम देते हैं। तो एक दिशा निर्देश देना, एक मार्गदर्शन करना नगर पंचायत के लोगों का, यह मेरा दायित्व बनता है। और ये सही है कि मैं प्रत्याशिता की दौड़ में नहीं हूँ, परंतु राजनीति के क्षेत्र में हूँ, और कल क्या होगा इसका निर्णय आप आज ही कैसे कर सकते हैं। हो सकता है मैं प्रत्याशी हूँ, हो सकता है मेरा कोई अपना चुनाव लड़े जिसके लिए मैं प्रचार कार्य करूँ, तो निश्चित रूप से मुझे जनता के बीच आना है, और एक शुरुआत मैंने अंतर मन की बात के माध्यम से की है। यदि आपके नेतृत्व में या बतौर आप नगर के चेयरमैन मतलब आते हैं, क्या योजना आपकी है, क्यों लोग आपको चुने? देखिए, मेरी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की हो गई है, और 1988 से अब तक मैंने नगर पंचायत चेयरमैन के कार्यकाल बहुत निकट से देखे हैं। मेरा हस्तक्षेप भी रहा है बड़हलगंज की राजनीति में। कुछ चीजें ऐसी रही हैं नगर में जो अब तक नहीं हो पाई। निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी सोच है, हम ये चीजें लाना चाहते हैं। जैसे बड़हलगंज में आपको मुक्ति पथ दिखाई दे रहा होगा,
बहुत सारी बातें होती हैं। मुक्ति पथ का निर्माण किसने शुरू कराया, मुक्ति पथ कैसे संपूर्ण हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं। सन 2000 में जब मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तब का घोषणा पत्र उठा करके देखिए आप। उस घोषणा पत्र में मैंने बड़हलगंज में सरजू नदी के तट पर श्मशान को व्यवस्थित करने की बात की है, श्मशान के सुंदरीकरण की बात की है। और श्मशान को मुक्ति पथ नाम दे करके काम कब शुरू किया गया? सन 2001 में शुरू किया गया। ये योजना तो हमारी 2000 में ही थी। अलग बात है कि उसका श्रेय कोई और ले गया। मेरी योजनाओं में सम्मिलित है मुक्ति पथ से लेकर के चरण पादुका तक नदी के किनारे एक वॉकिंग लेन का निर्माण करना। जहां हमें जगह मिलती है वहां सरजू नदी में स्नान के लिए घाट का निर्माण करना। जहां जगह मिलती है वहां छोटे छोटे पार्कों का निर्माण करना। मुक्ति पथ से लेकर चरण पादुका तक स्ट्रीट लाइट लगवाना। एक ऐसा भव्य और दिव्य सरजू घाट तैयार करना कि एक बार इधर से गुजरने वाले लोगों को अयोध्या में राम की पैड़ी याद आ जाए। यह मेरी सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना रही है। दुर्भाग्य से मैं सक्षम नहीं हो पाया, कभी वो इस लायक नहीं हो पाया कि मैं अपनी इस योजना को अंजाम दे सकूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं कुछ भी नहीं था, एक सामान्य सी वकील था, गोरखपुर में प्रैक्टिस करता रहा। दो समस्याएं बड़हलगंज के नागरिकों ने मेरे सामने ले आकर के रखी। एक, जिला पंचायत गोरखपुर बड़हलगंज नगर के लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता था, संपत्ति कर वसूलता था। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि हम तो नगर पंचायत के निवासी, टाउन एरिया के निवासी हैं, ये जिला पंचायत कौन होता है हमसे संपत्ति कर वसूलने वाला? हमने विरोध दर्ज कराया और नगर के लोगों को संपत्ति कर के वसूली से, नाजायज वसूली से मुक्ति मिली। ठीक इसी तरीके से दो टैक्सी स्टैंड थे बड़हलगंज टाउन एरिया के, एक गोला रोड पे और एक पटना चौराहे पे। जिला पंचायत वसूलता था, जिला पंचायत उसका टेंडर करता था, जिला पंचायत के आय का वो साधन था। हमने कहा नहीं, ये तो हमारी आय का साधन होना चाहिए। दलसिंगार जी चेयरमैन थे। हमने बड़हलगंज के दोनों टैक्सी स्टैंडों की नीलामी करवाई। गोपाल यादव ठेकेदार हुए और फिर जिला पंचायत ने बड़ा विरोध किया उस टेंडर का, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर को, तात्कालिक जिलाधिकारी महोदय को मैंने वस्तु स्थिति से अवगत कराया और सन 1996 में यह दोनों टैक्सी स्टैंड बड़हलगंज टाउन एरिया के टैक्सी स्टैंड नगर पंचायत के टैक्सी स्टैंड घोषित किए गए। नगर पंचायत के आय का एक सशक्त माध्यम बना। ठीक ऐसे ही आज तो हम सबका सौभाग्य है कि बड़हलगंज का सीमा विस्तार हो गया। जिला पंचायत गोरखपुर की ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो नगर पंचायत बड़हलगंज की सीमा में है। जैसे जूनियर हाई स्कूल बड़हलगंज, प्राइमरी पाठशाला बड़हलगंज, राजकीय चिकित्सालय बड़हलगंज, ये जिला पंचायत से गवर्न होता है। और इससे जुड़ी हुई जो दुकानें हैं, इनके सामने जो दुकानें निर्मित हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में, इनकी आय पूरी की पूरी जिला पंचायत को चाहती है। क्यों? जब यह संपत्ति नगर पंचायत के सीमांतर्गत है तो मेरा प्रयास होगा, प्रयास नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि यदि नगर पंचायत की कमान हमारे हाथों में आई, हमारा कोई व्यक्ति चेयरमैन हुआ, हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चेयरमैन हुआ, या हमारे जैसा कोई व्यक्ति चेयरमैन हुआ, तो जिला पंचायत की ये सारी संपत्ति नगर पंचायत के हवाले होगी, 1 वर्ष के भीतर होगी। और नगर पंचायत की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत इससे खड़ा होगा। अगर आप देखें तो पूरे नगर में आप टहल आइए, सड़कें बनी हैं, कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उन सड़कों के किनारे जो नालियां बनी हैं,
वो यू टाइप नालियां बनी हैं। अब यू टाइप नालियों का मैं विरोधी हूं। क्यों हूं? इसलिए कि जब हम गाड़ी लेकर के जाते हैं तो भय होता है कि हमारी गाड़ी का पहिया अगर उन नालियों में चला गया तो एक बहुत बड़ी क्षति होगी। मोटरसाइकिल लेकर के अगर कोई नालियों में चला गया तो निश्चित रूप से वह दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाएगा। अगर वे नालियां यल टाइप होती तो जल निकासी भी आसानी से होती। सुबह में सर झाड़ू लगाता, पानी के साथ साथ कचरे बाहर आ जाते और सड़कों की चौड़ाई कम से कम 1.5 से 2 फीट, प्रत्येक सड़कों की चौड़ाई 1.5 से 2 फीट बढ़ जाती। विगत चेयरमैनों ने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। इस पर आपकी आपत्ति क्यों नहीं हुई? जैसे कि आपने कहा कि अभी विगत चेयरमैनों ने और आपका प्रयास एक लंबे समय से नगर के लिए रहा पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर आपत्ति क्यों नहीं हुई? आज ही क्यों बात याद आ रही है? आज नहीं याद आ रही है, क्षमा करिएगा। इस पर मेरी आपत्ति हुई, इस पर मैंने अपने उद्बोधनों में कहा, इस पर हमने माननीय जिलाधिकारी से मिलकर के कई बार ज्ञापन दिए। इस पर हमने गोला टाउन एरिया में, गंगा वर्मा चेयरमैन थे, मैंने गोला टाउन एरिया की एक बैठक में, चुनावी बैठक थी, और मैंने अपनी यह बात कह दी और गंगा वर्मा ने गोला टाउन एरिया में एल टाइप नालियां बनवाना शुरू कर दिया। बड़हलगंज का यह दुर्भाग्य रहा कि जो चेयरमैन होते रहे उनके लिए क्या बताएं, उनके लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से धनार्जन करना प्रमुख होता रहा। यू टाइप नाली इसलिए बनती है कि वो ईंटें खड़े करके ऊपर से एक ईंटा जोड़ करके उसे प्लास्टर कर दिया जाए, बढ़िया पैसा मिल जाए। यल टाइप नालियों में यू टाइप नालियों की अपेक्षा उसका एस्टीमेट बहुत कम होता है, उसकी लागत बहुत कम आती है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से धनार्जन का वह माध्यम नहीं बन पाता। मैंने विरोध किया है, पहले भी किया है। और इसके अलावा जैसे मैंने 15 सूत्रीय बिजली के तारों का अंडरग्राउंड न होना, आप देख रहे हैं तात्कालिक रूप से जो भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती है, काली प्रतिमा विसर्जन के निकलती है, ताजिया निकलती है, और मुसलमानों का कोई जुलूस निकलता है, जो भी, या गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती है, रात भर के लिए लाइट काटी जाती है, काट दी। लेकिन जनरेटर के माध्यम से लाइट की व्यवस्था है तो लोगों को नगर में उजाले के माध्यम किया जाता है ना। क्या बात करते हैं आप? जनरेटर के माध्यम से रोड लाइट जलाई जाती है। गर्मी के दिनों में अपने अपने घरों में जो तड़प रहे लोग हैं, पसीने से तड़प रहे जो लोग हैं, उनको लाइट कहाँ से आएगी? उनको पंखे की सुविधा क्या नगर पंचायत का जनरेटर देगा? मान्यवर, ये थोथा तर्क है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिजली के तारों का अंडरग्राउंड होना आवश्यक है। आय की मैं बात कर रहा था, आपने विषय थोड़ा सा घुमा दिया। नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सरजू नदी से बालू खनन होता है अथवा नहीं होता है? चीजें लोगों के कहने के हिसाब से चीजें समझ में आती हैं, देखने को मिलती है। बालू खनन होता है जी, लेकिन उसका समस्त आय या तो उत्तर प्रदेश सरकार को जाती है या जिला प्रशासन को जाता है। क्यों? हमारे क्षेत्र में अगर बालू खनन हो रहा है सरजू नदी में, तो वह आय, उस आय पर नगर पंचायत का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं उस आय पर अपना अधिकार प्रमाणित करूंगा। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जलेश्वर नाथ मंदिर, आज बड़ी चर्चा चल रही है जलेश्वर नाथ मंदिर के पोखरी के सुंदरीकरण की। होना चाहिए, मेरी भी योजनाओं में है। और सुंदरीकरण नहीं, इतना भव्य सुंदरीकरण कि लोगों के दृष्टि में वह आकर्षण का एक केंद्र बने। सुबह शाम आस पास के 200-400 लोग यहाँ टहलने आए, भगवान का दर्शन भी करें, पर्यटन का भी आनंद लें, पार्क का भी आनंद लें। लेकिन सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछना हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि नगर पंचायत में जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी की दुर्दशा क्यों हुई, दुर्गति क्यों हुई? टाउन एरिया के कूड़े से पूरी पोखरी पाट दी गई। क्या तात्कालिक चेयरमैनों को यह पता नहीं था कि टाउन एरिया के कूड़े से पोखरी पाटी जा रही है? तो जो नेतृत्व
उस जलेश्वरनाथ मंदिर की पोखरी की दुर्दशा का कारण हो, दुर्गति का कारण हो, वह नेतृत्व अगर आकर के कहे कि नहीं हमको चेयरमैन बना दो और हम जलेश्वरनाथ मंदिर की पोखरी का सुंदरीकरण करेंगे, ये कितना हास्यास्पद है। मेरी योजनाओं में रामलीला मैदान देखा है आपने? जी। रामलीला मैदान की दुर्दशा और दुर्गति से परिचित हैं आप? एक समय था जब हम लोग बच्चे थे और रामलीला मैदान में दशहरा का मेला देखने जाते थे, 5 पैसे में तुलसी पत्र और बतासा भगवान राम को चढ़ाया जाता था। वो पूरा मैदान एक बागीचा था, साफ रहा करता था। वहाँ भगवान राम के बैठने के लिए अलग चबूतरा था, माँ जानकी के बैठने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। आज रामलीला बागीचे की स्थिति क्या है? पूरा का पूरा नाफान में परिवर्तित हो चुका है। क्या नगर पंचायत के चेयरमैनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक दृष्टि उधर भी ले जाएं? रामलीला मैदान का सुंदरीकरण, बच्चों नागरिकों को टहलने बैठने के लिए स्वच्छ वातावरण देना, यह नगर पंचायत के चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। सभी पोखरियां, जितनी भी पोखरियां हों, सीमांकन में आ चुकी हैं। अमृत सरोवर एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। यह दुर्भाग्य नहीं है क्या कि बड़हलगंज नगर पंचायत की एक भी पोखरी आज तक अमृत सरोवर योजना के तहत चयनित नहीं हो पाई? अमृत सरोवर योजना के तहत उसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया। ये मेरी योजना है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना मेरी योजना में सम्मिलित है। अगर हम जिला पंचायत से जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी पाठशाला ले सके तो उन जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी पाठशाला को इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करना, यह मेरी योजना का हिस्सा है। पथ प्रकाश, पेयजल, जल निकासी सामान्य सी बात है। वो हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि वो अब चेयरमैन चुना जाए, प्रधान चुना जाए तो अपने गांव में, अपने नगर पंचायत में पथ प्रकाश की व्यवस्था करे, पेयजल की व्यवस्था करे, जल निकासी की व्यवस्था करे। यह सामान्य सी बातें हैं। निश्चित रूप से यह होनी ही चाहिए और होगी ही। अब तक तो नहीं हुई। पेयजल के नाम पे आपके पास क्या है? टाउन एरिया में कहीं पीने योग्य पानी है क्या? त्रिपाठी जी, 1982 में मैंने टाउन एरिया की राजनीति शुरू की थी। मुझे याद है दीनदयाल चौक पर मैं भाषण दे, तब दीनदयाल चौक था ही नहीं, सोती चौराहा कह सकते हैं आप उसको। सोती चौराहे पे जब मैं उद्बोधन के लिए खड़ा होता था, उसके पहले अगर पेशाब लग जाता था तो पेशाब करने मुझे स्वर्गीय अताबेग जी की गली में जाना पड़ता था। 1982 में। कैसे साल हो गए? 40 साल। आज भी स्थिति वही है। आज भी दीनदयाल चौक पे आप मंच लगा लीजिए, आपको पेशाब लग जाए, पेशाब करते आज भी आपको 40 साल बाद भी आपको अताबेग की गली में जाना है। अरे यार क्या हो रहा है? आप दावा करते हो आपने बहुत विकास किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे, अगर वर्तमान से लेकर पूर्व चेयरमैन लोगों की बात करें तो उन लोगों का कहना यही है कि विकास किया है, विकास करेंगे। यह एक मात्र नारा बन करके रह गया है। यह दुर्भाग्य है न सिर्फ नगर पंचायत की राजनीति का बल्कि देश की राजनीति का। यह एक नारा बन करके रह गया है। विकास किया है, विकास करेंगे। विकास के नाम पर शून्य है सर। और वास्तव में जो विकास होने चाहिए, मैंने जो आपको गिनाया, कहाँ है वो? और क्या कोई कर पाएगा क्या? जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति कोई मेरे पास आए और वो मुझसे कहे कि प्रेमशंकर जी हम मुक्ति पथ से लेकर के और वहाँ चरणपादुका तक आपकी योजना के अनुसार कार्य करवाने में सक्षम है, निश्चित रूप से मैं सवाल खड़ा करूंगा कि तुम अपनी क्षमता से अब तक क्या कर पाए हो। सर है क्या कोई सक्षम? आत्मचिंतन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो प्रत्याशी हो न हो। आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। हमारी क्षमता अगर 40 किलो वजन उठाने की है तो हमें 70 किलो वजन उठाने का दावा नहीं करना चाहिए, 70 किलो वजन उठाने का दम्भ नहीं भरना चाहिए। यह भी समाज सेवा है अपने आप में। यह भी एक समाज सेवा है कि अगर हम सक्षम नहीं है तो चुनाव से अलग रहें। यह भी एक समाज सेवा है।
जैसे आपने चर्चा किया कि सीमा विस्तार की बात अपने बीच में अपने माध्यम से कहा, सीमा विस्तार पर आपको आपत्ति क्यों है? आपके भाषणों में भी सुना गया था, एक बार आपका मंच लगा था, उसमें सुनने को मिला था कि सीमा विस्तार पर कई सारी बातें आई आपकी, ऐसा क्यों? सीमा विस्तार पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और निश्चित रूप से मेरे भाषण में आपने यह बात नहीं सुनी होगी, मेरे उद्बोधन में मैंने यह बात नहीं की। सीमा विस्तार को लेकर कुछ आपने कहा था, क्या कहा? मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहा था। मैंने यह कहा था कि आप बड़हलगंज टाउन एरिया का सीमा विस्तार करते हो। 1872 की टाउन एरिया है, गजट में आया है 1872 की टाउन एरिया है। 1872 के बाद 1953 में पहली बार सीमा विस्तार हुआ था। 1953 के बाद आप पुनः एक बार सीमा विस्तार करते हो, तो दो काम का एक काम कर देते ना कि नगर पंचायत की जगह इसको नगर पालिका परिषद बना देते, नगर पालिका परिषद बना देते। दूसरी आपत्ति हमारी ये है कि आप बड़हलगंज की सीमा से जब पश्चिम जाते हो 1.5 किलोमीटर बिशुनपुर सुरदहा तक, बड़हलगंज की सीमा से पश्चिम और उत्तर जाते हो 1 किलोमीटर भैंसौली तक, बड़हलगंज की सीमा से उत्तर जाते हो सिधुआ पार तक, बड़हलगंज की सीमा से उत्तर और पूरब जाते हो बसावनपुर तक, संसार पार तक, बड़हलगंज से ठीक पूरब बिल्कुल सटा हुआ गांव बढ़नपुरा क्यों नहीं लेते? बिल्कुल सटा हुआ गांव, एक पैर बड़हलगंज में हो तो दूसरा पैर बढ़नपुरा में होगा, आप बढ़नपुरा को सम्मिलित क्यों नहीं करते? कौन सी साजिश है आपकी? और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, मैं डीएम से बात की है इस विषय में। मैंने डीएम से कहा है कि जिम्मेदार लेखपाल हो, जिम्मेदार कानूनगो हो, जिम्मेदार तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो, या यहाँ का माननीय विधायक हो, जो भी हो, जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कूट रचना की एफआईआर होनी चाहिए। आप वर्तमान का नक्शा उठा करके देखिए, बड़हलगंज के ठीक पूरब नरहरपुर गांव दिखाया जा रहा है, नरहरपुर गांव दिखाया जा रहा है। अरे विडंबना, अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? आप आईएएस के एजेंट हो क्या कि जब भारत का नक्शा बनाओगे तो जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाओगे? आप आईएएस के एजेंट हो क्या? अगर बड़हलगंज के जस्ट बाद नरहरपुर है माननीय तिवारी जी, बड़हलगंज के जस्ट बाद खनेसरी है, तो फिर बढ़नपुरा का अस्तित्व कहाँ गया? है या नहीं है बढ़नपुरा का अस्तित्व? क्या बढ़नपुरा के लोगों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? क्या बढ़नपुरा बड़हलगंज नगर पंचायत में सम्मिलित नहीं होना चाहिए? दूसरी लड़ाई मेरी है। और तीसरी लड़ाई सीमा विस्तार को लेकर के यह है कि आपने वार्डों का नामकरण किया है, बहुत अच्छी बात है, तमाम महापुरुषों के नाम पर वार्डों का नामकरण हुआ है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे आप जहां बैठे हैं, इस मोहल्ले का नाम है महादेवा मोहल्ला, इस मोहल्ले का नामकरण कर दिया गया जलेश्वर नगर। विश्व के किसी कोने में चले जाइए और किसी से भी पूछिए कि जलेश्वर माने क्या होता है। जल का ईश्वर, वो विष्णु भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, शंकर भी हो सकते हैं, लेकिन जो ही आप उससे पूछेंगे महादेव का मतलब क्या होता है, शंकर जी बोले, तो वो तत्काल कहेगा कि महादेव का मतलब भगवान शंकर, भगवान शंकर। इस वार्ड का नाम अगर महादेव के नाम पर महादेवा मोहल्ला था, तो इसे जलेश्वर नगर करने का औचित्य क्या है? दूसरी चीज, हर गांव के नाम की एक प्राचीनतम महत्ता रही। मेरी मांग यह है कि जितने भी गांव नगर पंचायत में सम्मिलित किए जा रहे हैं, उन वार्डों का नामकरण उन्हीं गांवों के नाम पर किया जाए और उन गांवों के प्राचीनतम नाम को कायम रखा जाए, ताकि उनकी प्राचीनता बनी रहे, प्राचीनता बनी रहे। महापुरुषों के नाम पर आप विद्यालय दे सकते हो, ऑडिटोरियम दे सकते, क्योंकि आप कर कुछ नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो कि आप भले माननीय विधायक हो, आप भले माननीय सांसद हो, आप भले माननीय चेयरमैन चुन ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी क्षमता कुछ है नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम उन महापुरुषों के नाम पर एक ऑडिटोरियम नहीं दे सकते, तुम उन महापुरुषों के नाम पर एक अलग से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं दे सकते, तुम उन महापुरुषों के नाम पर कोई बड़ा पार्क नहीं दे सकते, तुम उन महापुरुषों के नाम पर कोई स्नान घाट नहीं दे सकते, तुम उन महापुरुषों के नाम पर कोई ऐसी योजना नहीं दे सकते जिस योजना की आड़ में हम उन महापुरुषों को याद भी करते और उन महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते। तो आप एक राजनीतिक नौटंकी कर रहे हो, बिला वजह का व्यर्थ का एक विवाद खड़ा कर रहे हो। तो टाउन एरिया नगर पंचायत बड़हलगंज के सीमा विस्तार का मैं कतई विरोधी नहीं हूं।
मात्र 3 चीजें चाहता हूं कि नगर पंचायत की जगह नगर पालिका परिषद घोषित किया जाए, बढ़नपुरा को भी नगर पंचायत में सम्मिलित किया जाए और नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए सभी गांवों के प्राचीनतम नाम ही रखे जाएं ताकि उनकी प्राचीनतम पहचान बनी रहे। समय कम है और ऐसे में आपकी ये जो 3 बिंदुओं की लड़ाई है ये कहाँ तक संभव हो पाएगी? आदरणीय तिवारी, शायद मैं चुनाव लड़ने या लड़ाने के विषय में नहीं सोचता। अगर मुझे आज ये विश्वास हो जाता कि सरकार हमारी तीनों बातों पर अमल कर लेगी, चुनाव के ठीक पहले यह नगर पालिका परिषद हो जाएगा, चुनाव के ठीक पहले बढ़नपुरा सम्मिलित हो जाएगा, चुनाव के ठीक पहले वार्डों का नामकरण उन गांवों के प्राचीनतम नाव पर ही रह जाएगा। अगर ऐसा मुझे विश्वास होता तो शायद न तो मैं चुनाव लड़ाने के विषय में सोचता न चुनाव लड़ने के विषय में सोचता। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही कृतज्ञ लोगों से पाला पड़ा है और इसलिए मैं चाहता हूं कि नगर पंचायत की बागडोर एक बार हमारे या हमारे जैसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में आए ताकि आने वाले दिनों में इन तीनों कामों को भी किया जा सके। सर, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना है। कुछ लोगों का ये कहना है या मानना है कि आपकी जो जुबान है या फिर आपकी जो वाणी है वो धमकी भरी लोगों के लिए होती है, ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझसे आज तक किसी ने कहा भी नहीं कि आप भाषणों में धमकी देते हैं। हाँ, यह जरूर लोग कहते हैं कि आप सच बोलते हैं और वो सच बड़ा कड़वा होता है। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा दोष नहीं है, ये तो है कि सच है तो फिर कड़वा होगा। वो कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन धमकी जैसी कोई बात नहीं। धमकी जैसी कभी कोई बात नहीं रही। मैंने आज तक कभी किसी को धमकी नहीं दिया और मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं, जानता हूं कि धमकी देना भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है। इसलिए मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, मैं अपराध नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे लिए आज के हमारे गेस्ट श्री प्रेम शंकर मिश्र जी, जिनकी बातों को आप लोग सुने। अगले पड़ाव के लिए हम आपसे जल्द मिलेंगे हमारे कैमरा पर्सन प्रद्युम्न मिश्र जी के साथ में। धन्यवाद।